हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का लेसन 1 रीड करेंगे। तो लेसन 1 है हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स इस लेसन में हम अपने संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, ये कैसे बना। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी, यानी कि अंग्रेज लोग जैसे चलाना चाहते थे। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू कर दिया कि भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। तो अब जानते हैं हम कि कैसे बना हमारा संविधान। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी ज़रूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो, सभी का साथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एस.वी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी कि संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अपने संविधान के बारे में पढ़ेंगे। देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है, कि बड़ा संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स एवं 8 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। आइए जानें हमारे संविधान में है क्या। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो निम्नवत हैं। तो भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इस प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। दूसरा है समाजवाद। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना कराना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। उसके बाद है मानवाधिकार। मानवाधिकार जन्म से ही यानी कि जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हैं हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे कि दुकानों, होटलों या सिनेमाघरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दूसरा मानव अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि आज़ादी है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना
और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पर है शिक्षा का अधिकार। अगला अधिकार है शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2022 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। यानी कि उन्हें शिक्षित कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE एक्ट 2009 पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये है बाल अधिकार। जीने का अधिकार, उचित देखभाल एवं खाने पीने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार, युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं में सबसे पहले राहत पाने का अधिकार। तो ये जो है बाल अधिकार हैं। इसके बाद है इन्हें भी जाने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। हमारे राज्य में भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्यालय लखनऊ में स्थित है। बचपन बचाओ आंदोलन, इसके संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। ये हैं कैलाश सत्यार्थी। इनके द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्टों, खदानों एवं खतरनाक उद्योगों में संलग्न एवं घरेलू बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है, जिसके कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब उसके बाद है नन्हा रामू। यहाँ पर जो है नन्हा रामू के बारे में बताया गया है, तो आइए देखते हैं। राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज काटने वाली मशीनें भी थीं। उसने प्रेस में एक 13 साल के बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राम कुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियां कट गईं। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक राम कुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम परिवर्तन अधिकारी यानी कि LEO लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी यानी कि प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। क्या आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना, श्रम परिवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहीं पर भी यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। तो लोकहित का मुकदमा क्या है? जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। संविधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय हित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। संविधान में सरकार की नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निदेशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निदेशक तत्व निम्नवत दिए गए हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। नीतियाँ ऐसी हों जिससे समान काम करने के लिए समान मजदूरी मिले। स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ऐसी नीतियां न बनाई जाएं जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करे जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे, यानी कि उसे अलग रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना। अब इसके बाद है हमारे मौलिक कर्तव्य, अवर फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निदेशक तत्व में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्यों को सकारात्मक नीतियां अपनाने की शक्तियां भी देता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें, उसका सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पालने को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।
मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। यहाँ पर जो है इस लेसन के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका लेसन 1 हमारा संविधान। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के प्रश्न के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.